हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहे थे या आप लोग देख रहे थे, जैसे आपदा से जुड़ी सवाल जो आप लोगों को बताए थे कि 10th के बोर्ड एग्जाम में जो 4 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, मैं उसको कवर अप कराने का कोशिश करे हैं। और आगे भी कुछ क्वेश्चन आंसर बच गए हैं जिसको आज कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसा लग रहा है कि आज इसको आपदा को पूरा पूरी कंप्लीट करके और अगले दिन अगले सेशन के बारे में बात करेंगे, अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज जितना भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, लगभग आज कवर अप उसको कर लेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस बोर्ड एग्जाम में जो 2024 में होने वाले हैं उसमें एकदम उस क्वेश्चन को एकदम धुआंधार उड़ा देंगे। चलिए चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। और कल बताए थे कि सुनामी से आने वाले सवाल के बारे में, और आज भी सुनामी से कुछ सवाल है उसको देख लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं कि कल बताए थे कि सुनामी क्या है, और ये भी बोले थे कि कल इसको बताएंगे कि सुनामी से बचने का क्या सब उपाय है। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि सुनामी से बचने का उपाय लिखें। ये क्वेश्चन इससे पहले भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, और मैं आप लोगों को ये भी बताए थे कि जितने भी क्वेश्चन आया पिछले 4-5 साल में रिपीट होते गया, बार बार उसी क्वेश्चन को दोहराते गया है। तो आप लोग थोड़ा अगर क्वेश्चन बैंक भी हो तो उसको थोड़ा देखिए, क्या कि कोई क्वेश्चन लाएगा कहाँ से, इसलिए उसको बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सुनामी से बचने का उपाय क्या सब है। तो सुनामी से आइए, पहला उपाय इसका है कि समुद्री तट पर मैंग्रोव वन लगाकर वन लगाकर। दूसरा है कि आप समुद्र के किनारे जो मकान बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसकी नींव मजबूत किया जाना चाहिए। तीसरा ये हो सकता है कि आप जो बांध बनाते हैं, जैसे समुद्र के किनारे कंक्रीट का बांध होना चाहिए, कंक्रीट का तटबंध बनाना चाहिए। ये 3 ऐसा कारण है जो सुनामी से हमको बचा सकता है, क्योंकि आपको बोले थे कि सुनामी भी एक क्या है, भयानक आपदा है जो लगभग आसपास के क्षेत्रों में भयानक आपदा लाती है, बाढ़ के जैसा मंजर कर देता है। तो समुद्र तट पर जो है मैंग्रोव का वन इतना मजबूत होता है तो छोटा ही, लेकिन उसका जड़ एकदम मजबूत होता है और पानी के जो वेग होता है उसको सह लेता है और मिट्टी के कटाव को भी रोकता है मैंग्रोव वन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वन है मैंग्रोव वन, इसको लगाना चाहिए मैंग्रोव वन को। उसके बाद है कि समुद्र के किनारे जो मकान हम लोग बनाते हैं वो मकान की नींव मजबूत किया जाना चाहिए, क्योंकि सुनामी के चक्कर में मकान न गिर जाए जिसमें आदमी सब दब के मर जाए। तो वो मकान की नींव क्या होना चाहिए, एकदम मजबूत होनी चाहिए। तीसरा है कि समुद्र के किनारे कंक्रीट तटबंध का निर्माण किया। अब मिट्टी के तटबंध नहीं बना सकते, वो नहीं टिकेगा मिट्टी का तटबंध। उसके नजदीक जो है तटबंध जो है क्या बनना चाहिए, कंक्रीट युक्त तटबंध बनाना चाहिए।
आइए अब चलते हैं अगले। अब हम लोग जो है बाढ़, सुनामी, भूकंप ये सब क्या किए, खत्म कर लिया। अब इससे आने वाले सवाल को हम लोग आशा करते हैं कि अब नहीं बचेगा ये सवाल। आप लोग मिसाल की तरह दागेंगे जरूर इस सवाल को। आइए चलते हैं अगली सवाल की ओर, अगले टॉपिक की ओर। अब बार बार पूछा जा गया क्वेश्चन है कि लगभग ज्यादा नहीं पूछा गया, फिर भी आपदा से जुड़ा हुआ है तो हम बता देते हैं कि ज्वालामुखी के बारे में कहेगा कि ज्वालामुखी क्या है। ज्वालामुखी क्या है, तो इसका आंसर लिख लेते हैं पहले। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर अधिक, जब अधिक ताप बढ़ जाता है, अधिक ताप बढ़ने पर उसका मैग्मा, मैग्मा बाहर निकलती है, या विस्फोट होती है, या विस्फोट होती है। तो तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं ना। पृथ्वी के अंदर जो अधिक ताप बढ़ता है, पृथ्वी के केंद्र में या उससे ऊपर जब ताप अधिक बढ़ता है, गर्मी पा करके ऑलबॉल करने लगता है उसमें मैग्मा, तो उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए। और वो रास्ता क्या करता है, पृथ्वी को एकदम फोड़ फाड़ करके उसमें सुरंग बना करके और बाहर निकल जाती है। और जब मैग्मा बाहर निकलती है तो उसका ताप भयानक होता है और अपने अंदर बहुत सारे पदार्थ को लेकर के ऊपर निकलती है, जो क्या कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत जैसे बना लेता है। और ये सब होते रहता है प्रकृति में, जो ऑस्ट्रेलिया सब में भी, न्यूजीलैंड में भी ऐसा है। मैग्मा से जो निकला हुआ पहाड़ है, ज्वालामुखी जो विस्फोट हुआ है, वैसा पर्वत बनाया हुआ है। तो ये जब निकलती है तो अपने साथ बहुत सारे पदार्थ को लेकर के निकलती है और बहुत दिनों तक वो जो द्रव के रूप में बाहर निकलता है, धीरे धीरे ठंडा होते होते क्या होता है, पत्थर का आकार ले लेता है। और उसके केंद्र में जहां से वो सुरंग बनाता है, उसके अंदर बहुत दिनों तक जो है क्या कहते हैं, गर्मी रहता है। और जैसे हम लोगों को पता होगा कि जब पहाड़ की खुदाई होती है, पहाड़ सबको काटा जाता है, तो उसके अंदर ताप रहती है। कहीं कहीं जब कोयला के खदान को जो काटा जाता है उसके अंदर क्या रहता है, आग जैसे रहता है। ये सब अधिक गर्मी का, उसके जो क्या कहते हैं, जहां से वो निकलता है मैग्मा, जहां सुरंग बनाती है, वहां ताप बहुत दिनों तक रहता है। ठंडा होने में समय लगता है या ठंडा नहीं भी होता है, तो बहुत दिनों तक ताप रहता है, जिसके कारण उसमें क्या होता है, ताप बना रहता है। और जब उसकी खुदाई होती है तो पता चलता है कि यहाँ से धुआं निकल रहा है, यहाँ अभी भी आग है। तो ये ज्वालामुखी था। और मैं आशा करता हूँ कि अब लगभग लगभग पूरी तरीका से इसको कवर अप कर लिए हैं। जो अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, जो आप लोग बार बार देखते होंगे कि संचार से जो क्वेश्चन आता है, संचार से, संचार माध्यम क्या है न, मतलब संचार क्या है, इससे क्वेश्चन भी आता है संचार से भी। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। संचार क्या है, इसको हम लोग पहले से ही जानते हैं। जैसे हम मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं, भाई मोबाइल फोन का जो उपयोग कर रहे हैं, तो एक दूसरा से बातचीत करने के लिए, हम अपना खबर दूसरे जगह पहुंचाने के लिए, दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाने के लिए। तो कोई भी बात क्यों ना हो, कोई भी शुभ समाचार हो, दुखद समाचार हो, या कोई भी बात हो, अगर दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट कर रहे हैं जिस माध्यम से,
चाहे बोल के कर रहे हैं, पत्र द्वारा कर रहे हैं, मोबाइल फोन से कर रहे हैं, टेलीफोन से कर रहे हैं, फैक्स द्वारा कर रहे हैं, चिट्ठी लिख करके कर रहे हैं। तो ये क्या है, संचारी माध्यम तो है। इसको लिख लीजिए, जब किसी बात को दूसरे व्यक्ति के पास जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है उसे संचार कहते हैं। ये हुआ संचार। अब इसमें भी देता है कभी कभी कि जो संचार जो है व्यवस्था बाधित होगा, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, संचार व्यवस्था बाधित होने के प्रमुख कारण लिखे। आइए उसको भी लिख लेते हैं कि संचार माध्यम बाधित होने के कारण। कारण, इसका कारण लिखना। पहला तो कारण है कि संचार माध्यम अगर बाधित हो रहा है तो पहले जमाने में जब रहता था, जो टेलीफोन का इस्तेमाल करता था, तो बहुत दूरों तक या जहां से फोन आता था वहां तक नीचे जमीन के अंदर या पोल पर केबल दिया जाता, तार, और उस तार से होकर के संचार जाती थी। तो वो भी हो सकता है पहला कारण कि केबल टूट जाना, केबल टूट जाना। दूसरा कारण हो सकता है कि अगर मान लीजिए जो बिजली से चल रहा है, अगर बिजली आपूर्ति बाधित हो जाए, बिजली आपूर्ति अगर बाधित हो जाए, उससे भी क्या होता है, संचार माध्यम बाधित होता है। या तीसरा हो सकता है कि संचार भवनों का ध्वस्त होना। संचार भवनों का ध्वस्त होना, जहां से हम लोगों को जैसे हम लोग कोनो चीज देखते हैं, मैच देखते हैं, टीवी पे कोनो चीज देखते हैं, तो क्या संचार माध्यम से हम लोगों को संचारित किया जाता है। हम लोग डायरेक्ट नहीं देख रहे थे, वहां से दिखाया जाता है। अगर मान लीजिए जहां से दिखाया जा रहा है वहीं अगर गड़बड़ी आ जाए तो देख सकते हैं। जैसे आपके घर में बिजली आ रही है, आपके घर में बिजली आ रही है, बीच में कहीं बाढ़ आ गया, मान लीजिए कि बिजली आ रही है गया से, बिजली आ रही है बरौनी से, अगर बीच रास्ते में जो आने वाला माध्यम है, जो उसका केबल है लगा हुआ पोल पे, अगर उसमें बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, टूट जाए केबल, तो बिजली बाधित हुआ कि नहीं बाधित हुआ। वही है क्या, संचार माध्यम को बाधित कर दिया। अगर बिजली का केबल टूट जाएगा तो उससे भी बाधित हो जाएगा संचार माध्यम। तो ये सब था कि संचार माध्यम कैसे बाधित होगा, उसका कारण क्या है और संचार क्या है। अब इस आपदा में लगभग लगभग हम लोग सब चीज कवर अप कर लिए हैं, जो सब्जेक्टिव की बात होता। अब इसी में से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी देगा, जो बहुत ही आसान है। आप लोगों को पीछे बताए भी, आज एक दो ऑब्जेक्टिव भी करेंगे। और मैं आशा करता हूं जो 4 नंबर सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें कोई दिक्कत अब नहीं होगी। एकदम आप हर्राप उस सबको बना के आइएगा, मैं आशा करता हूं। अब चलते हैं, 2-3 ऑब्जेक्टिव को भी देख लेते हैं। लगभग 4 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आइए उसको भी कवर अप कर लेते हैं। और मैं आपको पूरे आपदा से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिला करके लगभग 8 नंबर या 10 नंबर जो भी हो एकदम कवर अप करा देंगे। इसका कोई भी टेंशन लेने जरूरी नहीं है। आप लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं इसका कोई टेंशन नहीं। आप एक बार वीडियो देख लेंगे, आप एग्जाम में चल जाइए और आपको आपदा से जितना भी सवाल आए एकदम आप उसको गर्दा उड़ा के आइएगा।
आइए चलते हैं एक दो ऑब्जेक्टिव के तरफ। अगर आपको दे दे कि मलबे, मलबा आप लोग जानते हैं, जो भवन गिरती है, भूकंप होता है, भवन गिरती है, तो जो ढेर होता है ईंट का, पत्थर का, उसको मलबा कहते हैं। मलबे के अंदर दबे व्यक्ति का पता कैसे किया जाता है? जो मलबे के अंदर दबे व्यक्ति रहता है उसका पता कैसे किया जाता है? उसको एक कैमरा आता है, उस कैमरा के माध्यम से पता लगाया जाता है कि मलबे के अंदर जो व्यक्ति दबा हुआ है, कहीं उसके ऊपर ईंट गिर गया है, छत का टुकड़ा गिर गया है, तो वो व्यक्ति का पता लगा। जैसे हम लोग यहाँ बैठे रहते हैं और ड्रोन को भेज देते हैं, जाओ दूर, कोई कहाँ कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके फोटो लेके आओ। और हम यहाँ बैठे हुए हैं, चंद्रमा पे भेज दिए हैं चंद्रयान को, उसमें कैमरा लगा हुआ, उस चंद्रमा पर क्या क्या घटना हो रही है उसके बारे में खबर अब देते हैं। तो मलबे के अंदर जो दबा रहता है उसको इंफ्रारेड कैमरा द्वारा क्या किया जाता है, उसको पता लगाया जाता है। ये इंफ्रारेड कैमरा जो है, मलबे के अंदर जो भी व्यक्ति दबा हुआ है, कहीं भी है, उसके आवाज को या जो भी है प्रक्रिया उसको कवर अप करके और दिखा देता है। अब आएगा कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र या आपदा में प्रभावित क्षेत्र में भवनों का आकार कैसा होना चाहिए? आपदा प्रभावित क्षेत्र में, जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है उसमें भवनों का आकार कैसा होना चाहिए? इससे पहले भी हम बताएं कि भूकंप क्षेत्र या बाढ़ क्षेत्र जो भी हो, इस सब के बारे में बताएं कि जो आपदा क्षेत्र है, प्रभावित क्षेत्र, उसमें भवन का आकार हमेशा आयताकार होना चाहिए। ये आप लोगों को जो सब्जेक्टिव बता रहे थे उसमें भी बताए हैं, आयताकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। जो भवन बनाया जाए उसको आयताकार बनाना चाहिए कि भवन जल्दी न गिरे। नहीं तो आप क्या करता है, कोई गोलाकार बना लेता है, कोई वर्गाकार बना लेता है। होता क्या है, वर्गाकार भी थोड़ा सुरक्षित रहता है, लेकिन आयताकार मकान जो होता है, भवन जो होता है, वो जल्दी नहीं गिरती है। तो भवनों का आकार कैसा होना चाहिए? आयताकार होना चाहिए। अब आप लोग ही बताइए कि ऐसे ऐसे अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए, क्या आप लोग इसको नहीं सॉल्व करेंगे? एकदम आराम से कर सकते हैं इसको सॉल्व। अगर कहा जाए कि संचार का साधन, लोकप्रिय साधन क्या है, दे देगा क्वेश्चन कि संचार का लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का लोकप्रिय साधन क्या है? तो हम लोग आजकल तो उपयोग कर रहे हैं मोबाइल। अगर ऑप्शन में मोबाइल आ जाए, ऑप्शन में मोबाइल आ जाए भाई, तब तो मोबाइल ठीक है। अगर ऑप्शन में मोबाइल नहीं आए, अगर टेलीफोन आ जाए, अगर टेलीफोन आ जाए भाई, टेलीफोन ही लगाना। क्योंकि जो ये आप लोगों का ज्योग्राफी है, ये संस्करण होते गया है पिछले ईयर से अभी नई संस्करण नहीं आई है। इसलिए पहले जो था टेलीफोन लोकप्रिय था, जिस समय में मोबाइल उतना प्रचलित नहीं था, टेलीफोन लोकप्रिय था, इसलिए टेलीफोन ही आ रहा है। अगर ऑप्शन में मोबाइल आ जाए तो आप लोग बेफिक्र मोबाइल मारिएगा, नहीं तो टेलीफोन। तो मैं अब आशा करता हूं कि आपदा से जो भी सवाल आए, चाहे वो सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, और हाँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आता है, तो आप लोग प्रयास करना है
जो 8 नंबर हो या 10 नंबर, जितना भी नंबर हो, आपदा से सबसे पहले आपदा को क्लियर कर लेना। करता क्या है बच्चा कि 35 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन बनाना होता है ऑब्जेक्टिव, 80 क्वेश्चन देता है जिसमें 40 बनाना होता है। 40 जब बनाएगा तो आपदा वाला जो भी सेक्शन है, आपदा वाला सेक्शन 40 क्वेश्चन के बाद देता है प्राय। 40 क्वेश्चन के बाद जब प्राय देता है उसमें आपदा वाला ऑब्जेक्टिव बच्चा क्या करता है तो छोड़ देता है। तो प्राय आपदा वाला को खोज के 4 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव रहता है आपदा वाला, उसको आप बना लीजिए, कवर अप कर लीजिए, जिसमें एको नंबर आपका कटने वाला नहीं है, तो सब जानता है इस बात को। उसके बाद आपदा वाला सेक्शन जो होता है, जो सब्जेक्टिव वाला है, उसको आप भी बना लीजिए, एकदम खत्म। 8 नंबर आपके जेबी में आ जाएगा, मैं आशा करता हूं। और इसके बाद जो आजकल चल रहा है बिहार में कि एग्जाम सेंटर पे 5 मिनट 10 मिनट लेट से पहुंचा जा रहा है, उसको एंट्री नहीं दिया जा रहा है। भाई आप लोग आज से, अभी से ये मन बना लीजिए कि हमको लेट नहीं होना है एग्जाम में। कितना भी काम हो उसको छोड़ करके एग्जाम सेंटर पर उसके आसपास रहने का कोशिश करें, दूर से न जाएं। अगर दूर से जा रहे हैं तो प्रयास करें कि सवेरे जाएं और एग्जाम सेंटर पर समय से थोड़ा पहले पहुंचे तो हमारा एंट्री हो सके। इस सब बात का ध्यान रखना है। तब तक के लिए देखते रहिए विजेता एकेडमी, और मिलते हैं फिर से अगले वीडियो के बाद अगले जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।